हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतिहास साधना में। आज हम सभी यूजीसी नेट द्वारा जो दिसंबर 2020 और जून 2021 का कंबाइंड पेपर जो 29 नवंबर को प्रथम शिफ्ट में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व सहित आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। आज हम उसी के क्वेश्चन को लेकर उसके सॉल्व सहित आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें आप सभी का उत्तर है 3, नील विद्रोह। 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल के किसानों ने 1859-60 में नील विद्रोह का आंदोलन शुरू करके नील की खेती करना बंद कर दिया तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। नदिया जिले के गोविंदपुर और चौगाछा गांव के विष्णु शरण विश्वास एवं दिगंबर विश्वास नामक किसान नेताओं ने नील विद्रोह शुरू किया था। नदिया जिले के बाद तेजी से यह विद्रोह बंगाल के अन्य जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, बर्धमान, खुलना, मालदा, नरायल आदि में भी फैल गया। इस अहिंसावादी विद्रोह में सभी धर्म और जाति के किसानों ने सहयोग दिया। शोषण से पीड़ित किसानों की इस एकता का परिणाम यह हुआ कि 1860 तक पूरे बंगाल में नील की खेती तथा उत्पादन बंद हो गया। अंततः 1860 में ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया। अभी हम बात करते हैं और ऑप्शन के बारे में। मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह के बारे में ये है कि मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार तथा भारतीय शासकों एवं जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जातीय आंदोलन में से एक था। अभी हम आगे बात करेंगे कूका विद्रोह। सन 1871-72 में पंजाब के कूका लोगों यानी नामधारी सिखों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह था, जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उसके अनुयायी गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आगे है फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में हाजी अली हमजा अमान के नेतृत्व में गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने और मुसलमानों के रूप में अपने कर्तव्यों पर कार्य करने के लिए एक आंदोलन था। 1819 में स्थापित इस आंदोलन के काश्तकारों के अधिकारों की काफ़ी हद तक रक्षा की गई। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें पहले में स्मारक है, दूसरे में सुलेखकार, यानी जितने जो स्मारक इसमें दिए गए हैं उस पर जो लेखकारी की गई है यानी लेख लिखा गया है वो किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन नेट द्वारा पूछा गया है। जिसमें आपका पहले नंबर पे है बुलंद दरवाज़ा, दूसरे पे है अतगा खां का मकबरा दिल्ली, फिर तीसरे नंबर पे शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद और फिर चौथे पे है इत्मादुद्दौला का मकबरा का कलम। ठीक, इसमें आपका है बाकी मोहम्मद हैं, अब्दुल नबी आप कुरैशी हैं, अहमद अल चिश्ती हैं, मीर अब्दुल्ला मुस्किन मकबरा आगरा। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिसको मिलान करना है। इसमें आपकी जो सूची स्मारक सही है वो ये है उत्तर नंबर 1, यानी जो आपका 1 है, यानी जो हमारा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी है उसके सुलेखकार अहमद अल चिश्ती हैं। अतगा खां का मकबरा दिल्ली उसके सुलेखकार बाकी मोहम्मद है। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद मीर अब्दुल्ला मुस्किन कलम और इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा इसके अब्न अल नबी अल कुरैशी। इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। बुलंद दरवाज़ा या विजय का द्वार 1602 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर फारसी में लिखे इस्लामी शिलालेख में लिखा है ईशा यानी यीशु। कुरान की आयतों को शीर्ष पर नस्क लिपि में उकेरा गया है। इसमें सुलेखक का कार्य अहमद अल चिश्ती द्वारा किया गया है। दूसरा है अतगा खां अतगा खां जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबार प्रमुख व्यक्ति थे। 1562 ईस्वी में आदम खां
द्वारा आदगा खां की हत्या कर दिए गए थे। आदगा खां की मृत्यु के बाद उनका मकबरा सम्राट के निर्देश पर उनके पालक भाई मिर्जा अजीज कोका द्वारा बनाया गया। यह निजामुद्दौला के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो 13वीं शताब्दी के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके वास्तुकार उस्ताद खुदा कुली तथा बुखारा के सुलेखक बाकी मोहम्मद थे, जिन्होंने लाल बलुआ पत्थर की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद संगमरमर की स्लैब पर कुरान की आयतें जोड़ी, जिन्हें मुगल इतिहासकार अबुल फजल द्वारा शहादत के रूप में उनकी मृत्यु के तरीके को दर्शाते हुए उपयुक्त रूप से चुना गया। फिर हमारी जो शाह बेगम है, शाह बेगम राजपूत राजकुमारी तथा जहांगीर की मुख्य पत्नी, जिनकी मृत्यु 16 मई 1604 को हो गई। मन में असंतुलन की वजह से शाह बेगम ने अफीम का अधिक सेवन कर लिया, जिसकी वजह से शाह बेगम की मृत्यु हो गई। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। इलाहाबाद दरबार के प्रमुख कलाकार आका राजा को कब्र के निर्माण की जिम्मेदारी दिया गया तथा कब्र का सुलेखक मीर अब्दुल्ला मुस्किन थे। यह 1606-7 में बनकर तैयार हुआ। फिर इमादुद्दौला का मकबरा है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 1622 से 28 के बीच निर्मित मकबरा। स्मारकी मुगल वास्तुकला के पहले चरण के बीच एक संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्य रूप से संगमरमर की सजावट के साथ लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, जैसा कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे तथा सिकंदरा में अकबर के मकबरे में है। इस मकबरे के सुलेखक अब्ल अल नबी अल कुरैशी थे। फिर आगे हमारा है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, निजामुद्दीन अहमद। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 1952 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे। निजामुद्दीन अहमद मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकार थे। उन्होंने तबकात अकबरी सामान्य इतिहास पर व्यापक कार्य किया, जिसमें गजनबी 986 से 987 से लेकर अकबर के शासनकाल के 38वें वर्ष तक का वर्ष के समय तक का इतिहास है वो शामिल है। फिर हमारा आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन है चौथा। इसमें आपका केवल डी यानी असम के वर्मन अपनी आप की उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। असम के वर्मन राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। इस वंश का दावा है कि उसकी उत्पत्ति असुर नरक से हुई थी। महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार यह वंश विष्णु के 12 अवतार तथा पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए इस वंश को भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। असम के वर्मन राजवंश के शिलालेखों में दावा किया गया है कि राजा भागदत्त तथा उनके उत्तराधिकारियों ने कामरूप में लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया तथा उनके बाद पुष्यवर्मन राजा हुआ। पुष्यवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। नालंदा की मुद्रा में पुष्यवर्मन को प्रागैतिहासिक का स्वामी कहा गया तथा इन्हीं स्रोतों से पुष्यवर्मन ने 12 परवर्ती शासकों का भी वर्णन मिलता है। 8वें राजा महाभूतिवर्मन के अधीन कामरूप शक्तिशाली राज्य बन गया। भास्कर वर्मन राजा हर्षवर्धन का साथी था, जिसका उल्लेख बाणभद्र द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, गणेश्वर। ताम्रपाषाण युग का स्थल गणेश्वर राजस्थान में स्थित है। गणेश्वर हरिपुर, नरसिंहपुर एवं प्रीतमपुरी में से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। सुनारी झुंझुनों के उत्खनन से काले एवं लाल रंग की मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ बौद्ध प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं तथा बालेश्वर मंदिर से 10वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है। भारत में अनेक ताम्रपाषाण युगीन स्थल प्रकाश में आए हैं। इससे जुड़े स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान तथा महाराष्ट्र हैं। पूर्वी भारत में पाए गए बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में भी मिले हैं। राजस्थान की बनास घाटी में 2 प्रमुख स्थल आहड़ तथा गिलुंद, इन दोनों जगहों पर बड़ी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ में मकान कच्ची ईंटों से बने हैं तो गिलुंद में पकाई गई ईंटों से बने मकान मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काले और लाल रंग के हैं। इस पर सफ़ेद रंग के चित्र भी बनाए गए हैं। पत्थर के छोटे उपकरण के साथ ताम्र उपकरण भी बहुतायत पाए गए हैं, जैसे तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे के भाले, तांबे की अंगूठी, तांबे की चूड़ियाँ आदि बनाए जाते हैं तथा कृषि पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बयाना मुद्रा निधान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान का प्राचीन नाम बाणपुर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य नाम श्रीग्रस्त तथा श्रीपुर भी उपलब्ध है। ऊखा मंदिर से प्राप्त 956 ईस्वी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन था। बयाना से 1821 ईस्वी में सोने के सिक्कों पर भारी ढेर प्राप्त हुआ जो गुप्तकालीन है। इससे गुप्त शासकों का आर्थिक समृद्धि का प्रमाण मिलता है। इसमें ज़्यादातर सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। इन सिक्कों में कई प्रकार के सिक्के हैं जो गुप्त शासकों की विविधता प्रमाणित करते हैं। इन सिक्कों से गुप्तवंशी कुमारगुप्त द्वितीय के इतिहास का नया प्रकाश पड़ता है। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 540 ईस्वी के आसपास हुणों के आक्रमण के समय इस खजाने को जमीन में गाड़ दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार रखें। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एक, जिसमें है विजय अभियान वर्ष। तो हमारा जो बंगाल का विभाजन है वो हुआ था 1572 में, फिर हुआ है काबुल का 1585 में, फिर हुआ है सिंध का 1591 में, फिर हुआ है खानदेश 1597 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जिसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2, राव बहादुर यमजी राजा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश तथा जनसाधारण के कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1926 नागपुर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की तथा ठक्कर बापा के साथ मिलकर पूरे देश की यात्रा की। 1930 में नागपुर में राव बहादुर यमजी राजा इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। 1930 में अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया तथा अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। उन्होंने गोल मेज के तीनों अधिवेशनों में भाग लिया तथा अछूतों के मौलिक अधिकारों की मांग वहाँ भी रखी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, जिसमें मुग़ल शासक और कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा है। जिसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1, जिसमें हम सबसे पहले बात रखेंगे अकबर की। अकबर में है 1/4, जहांगीर में है 1/20, शाहजहाँ में है 1/7 और औरंगजेब में है 1/5। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी और डी, यानी कला विलास और समय मातृका। कला विलास एवं समय मातृका काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र कश्मीरी महाकवि थे। संस्कृत परिहास कथा के धनी क्षेमेंद्र प्रसिद्ध आलोचक एवं तंत्र शास्त्र के विद्वान अभिनव गुप्त के शिष्य थे। कला विलास एवं समय मातृका 1050 ईस्वी क्षेमेंद्र की लघु काव्य रचना है। इसके अन्य लघु काव्य रचनाएँ हैं चतुर्वर्ग संग्रह, चतुर्चार्य आदि। उनका प्रमुख काव्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं, औचित्य विचारचर्या, कविकंठाभरण एवं सुवृत्त तिलक। क्षेमेंद्र ने रामायण, महाभारत तथा बृहद कथा जैसे ग्रंथों को अत्यंत रोचक एवं सरल संक्षेप में क्रमशः रामायण मंजरी, भारत मंजरी तथा कथा मंजरी की रचना किया। बौद्धसत्तावदा कल्पता में उन्होंने भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंध पारमिता सूची आख्यानों का पद्यबद्ध वर्णन किया है। दशावतार चरित्र क्षेमेंद्र का उद्यांत महाकाव्य है। इसमें इन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतारों का सरस एवं रमणीय काव्यात्मक वर्णन किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे जो हमारे यूजीसी नेट द्वारा 2020 और 2021 के कंबाइंड परीक्षा जो 29 नवंबर को हुई थी, इसके प्रश्न रहे हल सहित। मैंने इतना अच्छे से आपको
सॉल्व की कराया और उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लाभकारी रहेगी और आप लोग हमारे इस चैनल के द्वारा ऐसे सहयोग करते रहेंगे और हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल सहित सॉल्व सहित लेके आएंगे और आपका आने वाला यूजीसी नेट सरलता से निकल जाएगा। अति शुभकामनाओं के साथ शुभ संध्या।